ब्रिटिशर्स जो भारत में आए 1600 में, तो उन्होंने एलिजाबेथ से चार्टर इशू करवाया, यानी कि इजाजतनामा। और इस इजाजतनामे का मतलब था कि वो समुद्र पार करके यहाँ पे आए और यहाँ से सस्ती चीजें ले जाएं और यूरोप में उन्हें महंगी कीमतों पर बेचें। ठीक है। बाद में उन्होंने कई और जगह कब्जा किया, राजा को कन्विंस किया, औरंगजेब को भी कन्विंस कर लिया था लास्ट में। ठीक है। तो ये सब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा। अब हम समझते हैं व्यापार से लेकर युद्धों तक क्या सफर रहा। व्यापार करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद युद्ध चले, तब तक का सफर। तो 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। बंगाल के जो नवाब थे उनका और अंग्रेजों का जो टकराव है वो काफी बढ़ गया था। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा हम ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई रियायत रिलैक्सेशन नहीं देंगे। अब क्या है, प्लासी का युद्ध होता है 1756 में। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन जाते हैं। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसे कठपुतली नवाब को शासक बनाना चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे, चुपचाप दे दे। कंपनी ने प्रयास किए कि सिराजुद्दौला के जो कॉम्पिटिटर हैं उन्हीं में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी की कामयाबी लेकिन कंपनी को इस मामले में कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित एक इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। अपने 30,000 सिपाहियों के साथ हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। ठीक है। यह था मामला बीच में टकराव का। अब कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया और युद्ध हुआ। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की करगुजरियां भी थीं। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। कुल मिला के घर का विभीषण लंका ढा गया। समझ गए? तो ये है कहावत, मीर जाफर को मिला लिया था उसने। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया। मीर जाफर तो कठपुतली था अंग्रेजों की। प्लासी का नाम पलासी था जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया। पलासी, इस जगह को पलासी यहां पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था जिसका होली पर इस्तेमाल होता था। पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। पुर्तगाली आ गए। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा, जो कि 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था इसने, वास्को डी गामा।
प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ 1765 में, जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, जो मीर जाफर बना था सिराजुद्दौला को मारकर, तो जब 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनाना पड़ेगा। समझ गए? तो आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया, और दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण भी मिल गया। रॉबर्ट क्लाइव को 1772 में ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी, और सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगे उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी हो तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कंपनी के बहुत सारे अफसरों की सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बिताएं। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर उड़ने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टून में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब कंपनी का फैलता शासन, कैसे कंपनी एक्सपेंड कर रही थी अपने रूल को। बक्सर की लड़ाई 1764 में जो हुई, उसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना होता था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस लागू किया, सेना दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था, और इसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, तो जुर्माना के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में बताया गया है। हैदर अली, जिसका शासनकाल 1761 से 1782 तक था, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1882 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था, कर्नाटक। ठीक है। मालाबार का जो कोस्ट है, तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया, और सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। टीपू सुल्तान कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान के ने कई बार युद्ध में हराया था। कंपनी की फौज को इन्होंने हराया था, लेकिन 1792 में मराठों हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया था। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए, और मैसूर का राजकाज पुराने बेडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई अंग्रेजों। मराठों से लड़ाई हुई। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक
कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। महादजी सिंधिया, वही ग्वालियर वाला। पैरामाउंटसी सर्वोच्चता, लॉर्ड होस्टिंग के नेतृत्व में पैरामाउंटसी की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपनी हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। फिर डलहौजी की हड़प नीति आई, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, विलय नीति। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति कहा जाता है। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कि कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक रियासतें अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में मिला ली। हड़प नीति के तहत सतारा को मिलाया 1848 में, संभलपुर को 1850 में और उदयपुर को 1852, नागपुर को 1853, झांसी को 1854। अंग्रेजों के हाथ में चली गई इनकी सत्ता। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अब अवध पर कब्जा करने की मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। नए शासन की स्थापना। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था और वॉरेन हॉस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय है। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते हैं और मौलवी और हिंदू पंडितों के लिए उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते हैं। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। जब वॉरेन हॉस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया और इसके चलते हॉस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला। काजी एक न्यायाधीश को कहते थे। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद होता था जो कानूनों की व्याख्या करता था। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। महाभियोग पद से हटाने का प्रक्रिया है, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति पर यह प्रक्रिया चलती है। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 1773 का जो कानून है उसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना हुई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों को पुलिस और अधिकारियों दरोगाओं की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का औपनिवेशिक शक्ति बनना। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकमिंग अ कॉलोनियल पावर। कैसे बन गई कॉलोनियल पावर ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था, भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। तो जल्दी जल्दी आने लगे। ठीक है।
1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यवहार यानी कि दासों को बेचना और खरीदना व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 हो गई थी। कंपनी का दीवान बनना, बिकमिंग द कंपनीज दीवान। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। कंपनी की आमदनी कैसे हो रही थी? तो 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ रही थी किसान अपना लगान भी नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल के कारण बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो जाती है बंगाल की। अकाल पड़ा भयंकर, चीजें बेचनी पड़ रही थी सस्ते दामों में। परमानेंट सेटलमेंट, ये टैक्स वसूलने की एक पॉलिसी है। कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मेदारी सौंपी गई। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना चाहिए। ये परमानेंट का मतलब ही होता है फिक्स कर देना, परमानेंट, जो कि चेंज ना हो। कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी होती है। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारियों की कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी जमीनों को। ठीक है। हॉल्ट मैकेंजी अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों की रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मेदारी जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को दी गई। इस व्यवस्था को महलवारी सिस्टम कहते हैं, महलवारी व्यवस्था कहते हैं। फिर है मुनरो सिस्टम। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था लागू की गई। मुनरो सिस्टम अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। इसे ही मुनरो सिस्टम कहते हैं। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों यानी कि रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। भाई इतने सहज कैसे हो गए। यूरोप के लिए फसल। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन के लिए, असम में चाय के लिए, संयुक्त प्रांत में वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना के लिए, पंजाब में गेहूं के लिए, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल के लिए किसानों को प्रेशराइज करते रहते कि उगाओ आप। ठीक है। इंडिया का जो इंडिगो था, नील था,
नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिक्स इलाके में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। यह नील की खेती, ठीक। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई और ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो गया और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ, ठीक है। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया। लो कितना अंतर आया। कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। इतना प्रॉफिट होने लगा। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्ज देने की तैयार हो गए। नील की खेती के तरीके। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निजी और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन किया करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ यानी कि किसानों के साथ एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्ज मिल जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फ्रांसीसी बागान। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग्यू में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपनी धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी और इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीप में नील की खेती ठप हो गई। बागान जनजातीय समूह ट्राइबल ग्रुप्स। तो खोंड समुदाय, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कसम या पलास के फूलों की जरूरत होती थी तो वो खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। ठीक है। बैगा कम्युनिटी, बैगा समुदाय के बारे में बताया गया है। मध्य भारत के बैगा यानी कि मध्य प्रदेश औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते हैं, वनपुत्र जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती हैं। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यहां से ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन कैसा था। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।